नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ के कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर द्वितीय की है, जहां पर सहायक अध्यापक विजय कुमार सिंह द्वारा हेडमास्टर व अन्य सहायक शिक्षकों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के समस्त ग्रामवासी एकत्र हुए हैं और इस मामले में हेडमास्टर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखकर ये निवेदन किया है कि इनके क्रियाकलाप को देखते हुए इनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए और जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक स्कूल को बंद रखा जाए। ये खबर आपको आजमगढ़ के कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर द्वितीय की दिखा रहे हैं, जहां पर एक सहायक अध्यापक जिनका नाम विजय कुमार सिंह बताया जा रहा है, वो हेडमास्टर व अन्य सहायक शिक्षकों के साथ विद्यालय प्रांगण में ही घुसकर गाली गलौज करते हुए वीडियो में देखे जा रहे हैं, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ये किसी तरीके से वहां से हटे और उसके बाद हेडमास्टर ने अब बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को एक पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मामला शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ के छपरा कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर द्वितीय का बताया जा रहा है। मैं अनीता साइलेट उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ की अध्यक्ष बोल रही हूँ। आज मेरे पास सुबह स्कूल में जब मैं थी तो मेरे पास वीडियो आया। ये वीडियो है कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर सेकंड शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ का वीडियो है, जिसमें एक अध्यापक जो है विजय कुमार सिंह है, वो जो है रीता देवी और वहाँ की प्रतिमा सिंह, शशिबाला सिंह, अनीता गौड़, कंचन सिंह ये और प्रदीप कुमार राणा, प्रेम प्रकाश यादव से झगड़ा कर रहे थे। ये अब हेडमास्टर ने बताया, मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि ये कभी विद्यालय नहीं आते, एक महीने नहीं आते हैं, जब आते हैं तो 1 महीने की दस्तखत करते हैं। जब हेडमास्टर ने जब ये शिकायत एसडीआई साहब से किया तो एसडीआई साहब ने कहा कि आप लोग उनका व्हाट्सएप रजिस्टर का भेजिए कि ये नहीं आते हैं। जब इन्होंने भेज दिया तो वहाँ से इनको इसमें से किसने भेजा ये नहीं मालूम, लेकिन भेज दिया गया। तो वहाँ से ये उनको जब मालूम हुआ, जब अधिकारी ने कोई कार्रवाई की एसडीआई साहब ने, तब ये जो है आके इन लोगों से विवाद करने लगे। जैसा कि वीडियो में दिखाया है, ये एक महिला को दौड़ा के मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं आप लोगों के जरिए ये कहना चाहती हूँ, मैंने ये सारे वीडियो और ये सारे ये लेटर ये बीएसए एबीएसए और प्रशासन में और सारे पत्रकारों को भेजा। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि ऐसी स्थिति में बेसिक की महिला शिक्षक कैसे काम करेगी। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं के संग ऐसा होगा तो महिला शिक्षक काम करने में सक्षम। जब महिलाओं की सुरक्षा नहीं रहेगी तो वो महिला कैसे पढ़ाएगी। और जब अधिकारियों से कहिए तो अधिकारी सुनते नहीं है और कहते हैं कि मैडम देख लीजिए। मैडम क्या देखेंगे, मैडम अपनी इज्जत बेच के देखेंगे स्कूल को। और यदि अगर आपको इतना उनसे डर है, जो अध्यापक बदतमीजी कर रहा था, आप उसको चार्ज दे दीजिए, अपना जैसे चाहे वैसे स्कूल चलाए। कम से कम हमारी महिलाएं तो सुरक्षित रहेंगी। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं और जब तक इसका फैसला इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं इसका ज्ञापन मैं परसों दूंगी। इसलिए इसके साथ मैं रीता देवी और सबको आश्वासन देना चाहती हूँ कि महिलाओं की अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो ऐसे में पढ़ाई होना जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है बंद रहेगा, तो ये बंद रहेगा और जब तक कि इन लोग फैसला नहीं करेंगे। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ के कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर द्वितीय की है, जहां पर सहायक अध्यापक विजय कुमार सिंह द्वारा हेडमास्टर व अन्य सहायक शिक्षकों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के समस्त ग्रामवासी एकत्र हुए हैं और इस मामले में हेडमास्टर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखकर ये निवेदन किया है कि इनके क्रियाकलाप को देखते हुए इनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए और जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक स्कूल को बंद रखा जाए।
खबर आपको आजमगढ़ के कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर द्वितीय की दिखा रहे हैं, जहां पर एक सहायक अध्यापक जिनका नाम विजय कुमार सिंह बताया जा रहा है, वो हेडमास्टर व अन्य सहायक शिक्षकों के साथ विद्यालय प्रांगण में ही घुसकर गाली गलौज करते हुए वीडियो में देखे जा रहे हैं। जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ये किसी तरीके से वहां से हटे और उसके बाद हेडमास्टर ने अब बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को एक पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मामला शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ के छपरा कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर द्वितीय का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में एक स्थानीय होटल के सभागार में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीवा आजमगढ़ द्वारा हृदय रोग कारण और निवारण के विषय पर चिकित्सकीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को सर्वप्रथम एम्स के डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा ने संबोधित करते हुए हृदय की सामान्य बीमारियों की विस्तृत जानकारी दी और उसे बचाव तथा रोकथाम की व्याख्या करते हुए कहा कि आज की भाग भरी जिंदगी में लोग मानसिक कार्य तो बहुत कर रहे हैं, परंतु शारीरिक श्रम न के बराबर रह गया है। इसके साथ ही एयर कंडीशनर कमरे में रहना, बाहर का भोजन करना, बुढ़ापा, डायबिटीज आदि कारणों की हृदय संबंधी बीमारियों का जन्म होता है। हार्ट अटैक के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बिना ब्लॉक के हार्ट अटैक नहीं हो सकता और ब्लॉक को दूर करने की चिकित्सा अब उनके माध्यम से आजमगढ़ में उपलब्ध हो गई है, जिससे यहाँ के मरीजों को अब बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हृदय की कुछ बीमारियों के में मरीज के पास इतना समय भी नहीं होता कि वे कहीं दूर जाकर चिकित्सा करा सकें। ऐसे मरीजों के लिए अब आजमगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें लाभ मिलेगा। आपके पास आएगा, प्राइमरी इलाज आपको ही करना है, बाद में मैं सर ये आपका बड़प्पन है। मैं चाहता भी हूँ, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि आप लोग डायग्नोस करें, आप लोग डायग्नोस करके मेरे पास भेजें। मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपके सपोर्ट में, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। थैंक यू सर। वैसे नीमा परिवार की मोहब्बत ही ऐसी है कि मैडम बैठी हो तभी नीमा से ही मोहब्बत होती है। दिख रहा सर ने स्वीकार किया इस बात को कि घर जो होगा देखा जाएगा, अभी तो नीमा ही छोड़। मैं सर का नंबर पकड़ कर रहा हूँ। आजमगढ़ के विकासखंड मिर्जापुर से खबर आ रही है, जहां सिखाउला ग्राम सभा में ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य पर लिपापति का बड़ा आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के विकासखंड मिर्जापुर के अंतर्गत ग्राम सिखाउला के प्रधान कमलेश यादव द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें पंचायत भवन का निर्माण, जिसमें सरिया 3 सूता है तो वही ईटा सीमा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने ऐसा आरोप लगाया है कि पुराने प्रधान रामदरस द्वारा कुर्सी तक का कार्य 4 सूत के सरिये से किया गया था। सर ये क्या निर्माण हो रहा है यहाँ पे? यहाँ सर सेमा ईटा निर्माण क्या हो रहा है? ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन हो रहा है। तो सर इसमें क्या मटेरियल है? ये सेमा ईटा लगवा रहे हैं हमारे प्रधान जी, और ये 3 सूत की सरिया। अच्छा। हाँ, 12 एक के मसाला से जुड़ाई कर रहे हैं और ये 3 सूत की सरिया है। इसका मानक है 4 सूत। अच्छा। पीलर में। ओ पीलर में आप बता रहे थे सरिया भी 3 लगाए, ऊपर 4 लगाए दिखाने के लिए। जी, एक पीलर उसमें है और उसमें एक ही सरिया है। अच्छा। नहीं 3 सरिया है। एक सरिया उसमें मारे हैं। अच्छा। नीचे और कुछ कहना चाह रहे हो? और क्या, सब इसकी सर जाँच हो। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये ने भी 3 फुट नीचे है। अच्छा। 3 फुट नीचे है, इसको ऊंची कराई जाए और इसमें 3 सूत की सरिया डालें हमारे प्रधान जी और सेक्रेटरी मिल के, और इसकी जांच हो। और इसमें 4 सूत के सरिया है। मसाला दिखा दीजिए। ये मसाला है। ये जो हाथ से जो है देखिए, कौन सा बालू इसमें कौन सा लगा है? सफेद बालू है। मसाला देखिए, सफेद बालू है। बालू भरा गया है। सेमा ईटा। ठीक ठीक। और कल हम आए थे इस काम को रोकने के लिए। इस काम को रोकने के लिए आए थे तो सेक्रेटरी बोले कि जो तुमको करना है कर लो। हाँ, जो तुमको करना वो कर लो।
बलरामपुर में ही अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील के करीब बने पालापुर हेलीपैड पर 5 बजे जब उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो जनपद के 4 में से मौजूद 3 भाजपा विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया तथा बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गगनभेदी जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरे वातावरण को भाजपामय बना दिया। वहां से कार द्वारा योगी बाढ़ राहत केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री और दवाइयों का वितरण किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बलरामपुर जनपद के 2 तहसील बलरामपुर सदर तथा उतरौला बाढ़ की विभीषिका से ज़्यादा ग्रसित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर में राप्ती तथा उसकी सहायक नदियों के उफान और कटान के कारण जनपद के 60 गाँव, जिसकी आबादी करीब 65,000 की है, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बड़े पैमाने पर धान और गन्ने की फसलों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन जल्द ही कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। जिनके घर गिर गए हैं उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा। बाढ़ की दैवीय आपदा से जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, ऐसे पीड़ित परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। जिनके पालतू पशु बाढ़ विभीषिका की भेंट चढ़ गए हैं, उनका भी आर्थिक रूप से सरकार सहायता करेगी। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आपको सुनवाते हैं। दौरा करने के लिए निकला हूं। आज पूर्वाहन में मैंने बहराइच और मध्याह्न में गोंडा जनपद का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की वहां पर समीक्षा की है। अभी इससे पूर्व मैंने बलरामपुर जनपद के बलरामपुर तहसील और उतरौला तहसील के बाढ़ से प्रभावित गांवों का व्यापक सर्वेक्षण किया है। जिला प्रशासन के साथ और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसकी समीक्षा भी की है। बचाव और राहत के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट पहले से कार्य कर रही है। हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था, बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम के माध्यम से राहत और बचाव के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है। हर प्रभावित परिवार को समय से राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए, ये सरकार की मंशा है और इसी के तहत स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। राप्ती नदी के कारण यहाँ पर लगभग 60 गांव राप्ती और उसकी सहायक नदियों के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक बलरामपुर और उतरौला तहसील के ग्राम राजस्व गांव हैं। लगभग 60 से 65 हजार की आबादी इससे प्रभावित हुई है। युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के यहाँ पर पहले से निर्देश जारी किए थे। राज्य में इसीलिए यहाँ पर सर्वे करने के लिए भी आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से नेपाल के अंदर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चले, सरकार का ये पहले से निर्देश है और उसके लिए पर्याप्त संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। पहले से ही सरकार के स्तर पर हम लोगों ने जल शक्ति विभाग से नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इतनी बरसात में जहां पूरा बलरामपुर जनपद पहले जल प्लावित हो जाता था, आज एक बड़ी आबादी को बचाने में मदद मिली है। बहराइच और गोंडा में भी हमने इस प्रकार का परिणाम देखा है और आगे भी जिन जिन जनपदों में
नदियों को ड्रेजिंग और चैनलाइज करके बाढ़ बचाव के उपाय किए गए हैं, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। राहत और बचाव के सभी उपाय करने के साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि बाढ़ और जल जमाव के कारण बहुत सारी विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी इसके बाद पैदा हो सकती हैं। 5 सितंबर से हर एक जनपद के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग आजमगढ़ के नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एडवोकेट के प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। आजमगढ़ से खबर है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सूचना का अधिकार विभाग आजमगढ़ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एडवोकेट को शुभकामनाएं दी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधायक एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया और कहा, जितेंद्र सिंह एडवोकेट की नियुक्ति से आजमगढ़ कांग्रेस और मजबूत होगी। कांग्रेस सरकार ने देश की जनता को सूचना का अधिकार कानून दिया, जिसके जरिए साधारण से साधारण आदमी 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर से विभागों से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। अपना परिचय दे दें। मैं जितेंद्र नाथ सिंह। अच्छा, आज कोई नई जिम्मेदारी मिली है तो क्या करना चाहिए? मैं नवनियुक्त आरटीआई सेल कांग्रेस कमेटी जिला आजमगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और देश कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत बड़ा आभारी हूँ और मैं यह प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ कांग्रेस कमेटी के प्रति कि जो जिम्मेदारी मुझको इस टेक्निकल कोर्स से सौंपी गई है, जनता की बुनियादी बेसिक जैसे महंगाई, बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग आदि कार्यों में जो अब तक की जो आज की सरकार जो अपनी विफलता जाहिर कर रही है और आपकी करप्शन, लूट खसोट और झूठ, बड़ बोलापन और दिखावा का नाटक करके अपने कार्यों का ढोंग पीट रही है। मैं उसको भी एक एक्ट। देखिए, मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर अपने सभी सम्मानित नेताओं पदाधिकारियों के साथ हमारे बीच में उपस्थित है श्री जितेंद्र सिंह जी, जिन्हें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने और आरटीआई के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी ने जन सूचना का अधिकार आरटीआई प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया। आज चूँकि आपका कार्यालय पर पहला दिन था, आपका हम लोगों ने स्वागत किया। क्योंकि आप जानते हैं कि जन सूचना अधिकार कानून कांग्रेस ने पारित किया था, आम आदमी को शक्ति दी थी। एक आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी, गांव का आदमी भी 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर किसी भी विभाग से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। उस क्रम में हमें जो सूचनाओं का अभाव था, जो जिला कांग्रेस कमेटी को मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे थे, श्री जितेंद्र सिंह जी के आने से कांग्रेस को जहाँ जहाँ हम भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं उसकी एथेंटिक जानकारी, पुख्ता जानकारी, प्रमाण के साथ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारी जो जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी विस्तार से आप बताएंगे, क्योंकि आपका आरटीआई के बारे में ज़्यादा अनुभव है, आप आरटीआई हमेशा डालते भी रहते हैं। तो आपके आने से, आपके इस पद पर बनने से कांग्रेस को मजबूती मिली है और कांग्रेस निश्चित रूप से आपके द्वारा प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं, जिले में जो भ्रष्टाचार है, जो हम लोगों को उसका जो एक रिकॉर्ड आप देंगे, उससे हम लोगों को और मजबूती प्रदान होगी। और आजमगढ़ में पावर बैकअप एंड सोलर कंपनी जिनस द्वारा एनर्जी स्टोर का भव्य शुभारंभ किया गया है। बता दें कि भारत की अग्रणी पावर बैकअप एंड सोलर कंपनी जिनस इनोवेशन लिमिटेड ने आजमगढ़ में 4 सितंबर 2021 को हर्षवर्धन शर्मा वीपी जिनस द्वारा कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम एनर्जी स्टोर का शुभारंभ सभी विक्रेताओं और कंपनी के सभी फील्ड अफसर व पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्री हर्षवर्धन ने कहा कि जिनस
इनोवेशन, आधुनिक व क्वालिटी उत्पादों के प्रयोग के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और यह शोरूम हमारे ग्राहकों को कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बेहतरीन और इनोवेटिव उत्पादों से जुड़ेगा। जीनस के इनोवेटिव और मार्केट में वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे सूर्या प्रो सोलर इन्वर्टर, कार्बन बैटरी और सोलर पावर पैकेजेस इस शोरूम पर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं सेल्स मैनेजर ईस्टर्न यूपी। हम लोगों ने जो है अभी आजमगढ़ में एक अनोखे मतलब एक स्पेसिफिक टाइप में जो है ये हमने जो है ये एक एनर्जी स्टोर खोला है, जो अपने टाइप में एक छत के नीचे हम जो है बैटरी, सोलर पावर जो है ये इन्वर्टर सारे प्रोडक्ट जो है एक ही कंपनी का जो है एक ही छत के नीचे जो है दे रहे हैं, जो कि अन्य किसी कंपनियों में जो है नहीं है, जो कि सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी बनाती हो। तो खुद का मैन्युफैक्चर हमारी जो है खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जो सारे प्रोडक्ट हम अपने छत के नीचे ही बनाते हैं। क्या क्या चीज़ बना रहे हैं? हम जो है इन्वर्टर, सोलर प्रोडक्ट्स और जो है बैटरियाँ, ये सारी हमारे जो है एनर्जी मीटर, ये सारे जो है हमारे जो है ये सारे प्रोडक्ट हमारे जो है हमारी कंपनी के जो है सेल्फ जो है मैन्युफैक्चर्ड हैं, हम जो है किसी से परचेज नहीं करते। नाम बताना। माई सेल्फ हर्षवर्धन शर्मा, आई एम वाइस प्रेसिडेंट विद जीनस और डोमेस्टिक सेल्स को देखते हैं मैं। और जीनस इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपना इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल खुद बनाती है। हिंदुस्तान में आज अभी भी एक भी कोई कंपनी नहीं है जो अपना ये तीनों प्रोडक्टों को खुद मैन्युफैक्चर करती है। आजमगढ़ में आज हमने अपना पहला एनर्जी स्टोर खोला है। इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक छत के नीचे यू विल गेट एंटायर सोल्यूशन फॉर योर पावर नीड्स और पावर बैकअप के लिए। तो अभी कंपनी आने वाले टाइम के अंदर अपनी लिथियम आयन बैटरीज और ऑन ग्रिड का एक सीरीज़ को लॉन्च करेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जीनस इज़ ए कंपनी जिसके पास पूरा एक पावर बैकअप का सलूशन होगा। और आने वाले टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं जो चाहिए बाज़ार को, वो सब हम मार्च से पहले कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और कुछ मार्च के बाद लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। आजमगढ़ में जिस तरह से पहली बार ये इस तरह का शोरूम खुला है, किस तरह से लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, छूट मिलेगी, लोग आकर्षित होंगे? देखिए, हमारा पहले से क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का कंपनी का अपना मानस है और क्वालिटी प्रोडक्ट को हम एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचते हैं। समय समय पे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में हो, चाहे फीचर के रूप में हो, वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। आजमगढ़ में आपको एक ही रूफ़ के नीचे हमारे सारे प्रोडक्ट रेंज अब मिलेगा। ये एक तरह से आप सोचिएगा, दिस इज़ द एक तरह से ये कंपनी का और आजमगढ़ के लोगों के लिए हमारी तरफ से मतलब एक ऑफ़र होगा। मार्केट में कई कंपनियां हैं इस तरह की, इसमें क्या खास आपकी? देखिए, मार्केट में ज़्यादातर कंपनियां, जैसे मैंने बोला, सोलर पैनल बाहर से सोर्स करती हैं, हम अपना खुद बनाते हैं। जहाँ तक सवाल है उनका ऑफ ग्रिड का, बहुत सारी कंपनियां अभी भी नहीं बनाती हैं, हम खुद बनाते हैं। दूसरा, हम सिर्फ साइन वेव इन्वर्टर्स को बनाते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर नहीं बनाते हैं। जो कुछ हद तक जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है अप्लाइंसेस को जो नुकसान करता है, वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो वी ऑलवेज बिलीव इन ए प्रोडक्ट विच इज़ गुड फॉर द कस्टमर। रेट बोल के क्या करेंगे? रेट हमारा आज उनसे कॉम्पिटिटिव है, वो तो हम अच्छे से जानते हैं कि उनसे बेटर प्रोडक्ट विद ए कॉम्पिटिटिव प्राइस विद ए गुड सर्विस अगर हम देंगे तो ही हम बाज़ार में सर्वाइव करेंगे और उसमें कोई पीछे नहीं। आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के परशुरामपुर बाजार में शीलागर सराफा दुकानों से शुक्रवार की रात चोरों ने 40,000 नगद, 50,000 सोना तथा 10 से 12 किलो चांदी, जबकि बगल में स्थित हार्डवेयर की दुकान से 3,500 रुपये नकद गायब कर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के जमीलपुर गांव निवासी रामसेवक सेठ पुत्र स्वर्गीय मिठाई लाल की परशुराम बाजार में चौक के पास सराफा की दुकान है तथा उसके बगल में ही अनिल सेठ पुत्र स्वर्गीय वसंत सेठ की हार्डवेयर की दुकान है। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को भी दुकानदार शाम लगभग 7:30 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। शनिवार की सुबह 10 बजे दुकान खोला तो देखा कि तिजोरी का लॉक टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वह अवाक रह गया। छानबीन करने पर पता चला कि चोरों ने मकान के पीछे से हार्डवेयर की दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे तथा दुकान के काउंटर से 3,500 रुपये नकद निकालने के बाद पार्टीशीन तोड़कर सराफा की दुकान में घुसे और तिजोरी तक पहुंच गए।
तथा चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ितों द्वारा घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे ने कहा है कि मौके पर पहुंचकर जांच की गई है। तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की समीक्षा करने आजमगढ़ पहुंचे एसीएस अवनीश अवस्थी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। सर्विस लेन पर पानी भरे होने के कारण अभी इस पर 3% काम बाकी है, इसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे सितंबर माह में एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया जा सके। अवनीश अवस्थी का कहना है कि इस माह से एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 340 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग प्रदेश के 10 जनपदों को जोड़ेगा। अवनीश अवस्थी का कहना है कि इस बार ज़्यादा बारिश होने के कारण सर्विस लेन पर पानी भर गया है, जिसे जल्द सही करा लिया जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर भारी सभी जगह बिजली के तार, लाइटें, सिग्नल लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने बताया कि सुल्तानपुर जिले की कुड़ेभार में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ एयर स्ट्रिप का निरीक्षण किया गया। इस पर जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमान उतारे जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 6 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 4 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना के साथ बैठक भी हो चुकी है। मीडिया से बातचीत में एसीएस अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत कुछ ही समय पहले निर्देश दिया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 6 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 4 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएं। तो हमने इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपीडा ने ये कार्रवाई सुनिश्चित कर दी। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही उनका भी सर्वे कराकर कहाँ इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियल पार्क्स लग सकते हैं, ये संभावना देखकर औद्योगिक विकास जो मूल मुद्दा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे और जल्दी काम करेंगे। अभी इस संदर्भ में सतीश महाना साहब जो हमारे माननीय मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, उन्होंने बैठक भी कर ली है और हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पार्क को बनाने के लिए यूपीसीडा यानी यूपीएसआईडीसी और सभी वरिष्ठ लोगों को, एक्सपर्ट्स को लगाया है। बहुत जल्दी ही उस पर भी हम लोग तय करेंगे कहाँ इस सड़क के अलॉन्ग इंडस्ट्रियल पार्क। खासतौर पे पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कितना अभी और समय है जनता तक पहुँचने? देखिए, सड़क तो पूरी लगभग बन गई है। मेन कैरेजवे लगभग पूरा ही तैयार है। मेन कैरेजवे के साथ जो सर्विस रोड है, चूँकि पानी भरा हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है, लेकिन 96-97% काम पूरा हो गया है। लोग हमारा जो हमने आज रोड पर चेक किया है, लगभग 160-170 किलोमीटर तक भी जो है गाड़ियां अगर चलाई जाएं तो जा सकती हैं। तो मतलब स्पीड हम लोग टेस्ट करते हैं हाई स्पीड पर, तो रोड परफेक्ट बनी हुई है। निर्धारित स्पीड केवल 120 किलोमीटर की है, तो लोग कोई 120 किलोमीटर से ऊपर न जाए। तो अब धीरे धीरे करके बाकी सब चीज़ें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिजली के तार, खंबे, लाइटें सब लग गई हैं, लेन मार्किंग सब हो गई है और बहुत जल्दी ही जो है सितंबर के अंत तक जो है कोशिश हमारी होगी कि हम पूरी तैयारी में रहें। इसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, तो हम लोग वेट करेंगे। आज एयरफोर्स के साथ हम लोगों ने सुल्तानपुर में, कूड़ेभार में, वहाँ पर भी समीक्षा कर ली है। जो हमारी एयर स्ट्रिप है उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरे, वो भी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। तो काफ़ी कुछ काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा बारिश इस बार ज़्यादा है, तो कुछ जगहों पर जहाँ पानी भरा है बस वहाँ थोड़ा बहुत समय लग रहा है, बाकी सब तो काम पूरा हो गया। अच्छा सर, जहाँ रोड है, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल द्वारा कोचिंग संस्थान यूनिवर्सल अकादमी बावली मोड़ में छात्राओं को मिशन शक्ति के उद्देश्यों और योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं को महिलाओं की सहायता हेतु संचालित की जा रही पुलिस विभाग की 112 सेवा, महिलाओं हेतु 112 कार्ड सेवा, 1090 महिला हेल्पलाइन, शक्ति परी स्कीम, एंटी रोमियो स्कीम, महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली के विषय में भी बताया गया। उपस्थित छात्राओं को महिला एवं बालिकाओं से संबंधित पास्को एक्ट आदि की जानकारी दी गई। महिलाओं के लिए पृथक रूप से प्रस्थापित महिला थाना, महिला पुलिस चौकी, महिला साइबर सेल के विषय में भी बताया गया। उपस्थित छात्राओं द्वारा इस संबंध की जिज्ञासा की गई, जिनके विषय में उन्हें बताया गया। उपस्थित छात्राओं को भी बालिकाओं के सम्मान, आदर एवं संवेदनशील दृष्टिकोण रखने हेतु जागरूक किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गंभीरपुर पुलिस ने वांछित अबोध के घर कुर्की की कार्रवाई की है। बता दें कि 4 सितंबर
को प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके तहत आजमगढ़ के वांछित अभियुक्त कौशल किशोर राय पुत्र गुरु प्रसाद उर्फ बेचू राय निवासी ग्राम अमौड़ा थाना गंभीरपुर आजमगढ़, जिसके विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा 2 सितंबर को कुर्की का आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गंभीरपुर पुलिस ने नियमानुसार चल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की है। तो ये खबर आजमगढ़ से है और तस्वीरें आपके सामने है, जहां गंभीरपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त के घर पे आज कुर्की की कार्रवाई की है। जैनपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षक दिवस पर निदेशक संजय पाठक ने छात्रों को पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संजय पाठक ने छात्रों को शिक्षक दिवस की महत्ता बताई। वही छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से निदेशकों का मन मोह लिया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक संजय पाठक ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। वही कार्यक्रम का संचालन अजरा खान और अंजलि राय ने किया। वही मीडिया से बातचीत करते हुए सेंट जेवियर्स स्कूल के निदेशक संजय पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। स्कूल में आज टीचर डे है, आप लोग के कार्यक्रम के कैसा लगा? जी सर, हमने बहुत मेहनत की और हमको अच्छा लगा और सारे टीचर्स को बहुत पसंद आया, इसलिए हम बहुत आभारी हैं इस बात में। और आज तो टीचर लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आज टीचर डे, टीचर लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं टीचर लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वो ऐसे ही हमको पढ़ाते रहे, हमेशा ऐसे ही ज्ञान देते रहे, हमारे आसपास बने रहे और हमें हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे हमेशा। और सबसे ज़्यादा किस टीचर को पसंद करती हैं? मेरी फेवरेट हमेशा से मंजुलता मैम रही हैं, वो हमेशा से मेरे आइडियल हैं और रहेंगे भी। इतने दिनों बाद स्कूल खुला है तो आज टीचर डे मनाया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है इसका? सब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग के अरमान ही रह गए थे। इस साल हमने पूरा किया है, सब कुछ बहुत मन से किया है और अच्छा लगा सब। प्रिंसिपल सर से कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? हमारे प्रिंसिपल सर, हमने उनको बहुत मिस किया, आज उनकी बहुत कमी हमें महसूस हुई। उनके टाइटल भी रह गए और उनसे काफ़ी सारी बातें करनी थी जो हम नहीं कर पाए, लेकिन स्कूल खुलेगा मंडे को तो हम ज़रूर करेंगे उनसे बात। परिचय सर? संजय पाठक, निर्देशक जीएनपुर स्कूल जीएनपुर आजमगढ़। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? विद्यालय का शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर, जो कि शिक्षक दिवस हमारे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन रविवार होने के कारण, छुट्टियां होने के कारण उसको एक दिन पहले जो 4 तारीख को बच्चों के अनुरोध पर इसको जो है आयोजित किया गया, जिसमें सारे बच्चे जो हैं जो सीनियर क्लास के 9 से 12 के थे, सभी ने अपनी बढ़ चढ़ कर सहभागिता दिखाई, अपनी जो है गुरु के प्रति आस्था को प्रकट किया। सर, आज कल शिक्षक दिवस है और बच्चों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को मेरा यही संदेश है कि आप एक ऐसा नागरिक बने जिससे आप अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन कर सकें, और एक अच्छा नागरिक ही बनना ही एक अच्छे इंसान की और अच्छे विद्यार्थी की पहचान होनी चाहिए। तो बच्चों ने सर किस तरह का सर कार्यक्रम किया है? बच्चे ने तरह तरह के कार्यक्रम किए। बच्चों को एक्टिविटी को देख कर ऐसा लगा कि उनके ऊपर स्मार्ट क्लासेस के ऊपर बहुत सारी असर पड़ा है, और अपने आप को बच्चे ने स्मार्ट के साथ साथ अपने आप को भी स्मार्ट बना लिया है। और साथ साथ उनको शायद आपको देखकर भी अनुभव होगा कि बच्चे के अंदर इस तरह की कलाएँ कूट कर भरी हुई है, जिससे कि वो आने वाले समय में शायद वो उस क्षेत्र में भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और शायद वो एक ऐसे इंसान बन जाएं जिससे कि अपने राष्ट्र को एक अच्छा संदेश और सेवा दे सकें। सर, टीचरों के लिए सारे टीचर से ही एक हमने अनुरोध करते हैं कि जो बच्चों की हानि हुई है पेंडेमिक सिचुएशन कोविड के चलते, उस कमी को दूर करने के लिए जो भी प्रयास कर सके वो अपने तरफ से प्रयास करें, और शायद उनका ये प्रयास सफल भी होगा, और हम पुनः अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसा। आजमगढ़ से की मुबारकपुर से खबर है, जहां जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मिल्लत नगर आदमपुर के रहने वाली रिजवाना खातून पत्नी अबरात परिजनों संग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और मुबारकपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और एसपी से शिकायत की। पत्रकारों से हुई बातचीत में रिजवाना खातून ने बताया कि कल रात यानी 3 गाड़ी फोर्स मेरे घर पहुंची और मेरे पुत्र गुलवार के बारे में पूछताछ करने लगी। अभी हम लोग कुछ समझ पाते तब तक पुलिस ने मेरे छोटे पुत्र के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और मारपीट की।
क्या कुछ कहा और आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? रिजवाना। क्या नाम है आपका? रिजवाना। कहाँ की रहने वाली है? हम तो यहाँ के हैं, यूनिवर्सिटी। क्या दिक्कत है, क्या समस्या आपको? मतलब ये कि रात में हमारे घर में पुलिस गई थी गाड़ी से, हैं, और कह रहे हैं कि लल्लू का घर कौन है, गुलजार का घर कौन है, हैं। तो हमने दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद नीचे ऊपर लोग देख रेख करें। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि जो है बताइए सर क्या है, रात का मामला है, क्या है बताइए। तो हमको कुछ नहीं बताएं। बोला कैसे मैटर पता चलेगा, जब बताएंगे तभी तो मैटर पता चलेगा। फिर उसके बाद छोटे वाले लड़के के पास गए, बहू से पूछ रहे थे। उसको एक पुलिस ने गाली दे दिया, गाली देकर एक थप्पड़ मार भी दिया कि बता लल्लू किधर गया, लल्लू किधर गया। अब सोई रात में वो क्या बताएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, क्या मामला है? घर का मामला है, जो हमने मकान लिया है आज जनवरी में से, तभी से हमको लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बार बार उस रात में दिन में पुलिस द्वारा भेज रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? अरे कौन है इसके पीछे, क्या कर रही हैं? मतलब मकान में हम रह रहे हैं गुलजार, ठीक है ना, और वो उनको अब हम लोग को माल जान का खतरा है। मकान में कब्जा हम लोग किए हैं, खरीदे हैं, वही उनको निकाल रहा है। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे भी हो, थाने से हो, आप लोग से भी हो, समझौता करके अपना बना लें, जैसे भी बने। हलफ उठा करके पूछ लें, उनको भी हाथ में हलफ दे दें, इससे बड़ी कोई चीज़ तो नहीं है, हैं। अब उनको माल जान का खतरा है, कहीं भी हत्या कर दें तो कोई क्या कर सकता है। आजमगढ़ में सपा कार्यालय पर संगठन की बैठक। विधानसभा व एमएलसी चुनाव की प्रतिस्पर्धा को लेकर चर्चा में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक ने कहा कि भाजपा के दमन उत्पीड़न से जनता त्रस्त है। महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर होने के कारण मोदी व योगी से जनता नाराज है। विधायक आलम बदी ने कहा कि यह सरकार धर्म और जात के नाम पर लड़ाना चाहती है, इसे कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना पड़ेगा। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, अधिकारी कर्मचारी मनमाना तरीके से जनता का शोषण कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि सपा का गठबंधन संगठन तैयार है, चुनाव आज भी हो जाए, पार्टी जनपद की 10 सीटें जीतेगी। उन्होंने नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि अपना बूथ सबसे मजबूत के आधार पर बूथ व सेक्टर व ब्लॉक स्तर पर संगठनों की बैठक कर लें, उनको भाजपा की जनविरोधी नीतियों को चौपा लाकर जनता को बताएं। जनता अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के सुपुत्र व समाजवादी पार्टी के नेता कमलकांत राजभर के जनपद अपने गृह नगर में प्रवेश करने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। पूरे दिन उनके आवास पर कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा लगा रहा। वही मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा को देखकर हमने समाजवादी पार्टी में जाने का मन बना लिया, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी अपने मिशन से भटक गई थी। इस मिशन को लेकर हमारे पिता ने पूरे जीवन बहुजन समाज के लोगों का तथा समाज में दबे कुचले की लड़ाई लड़ने का कार्य किया। वही उन्होंने मिशन 2022 को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमें मौका देती है तो हम जनता की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि हम बता दे रहे हैं, हम दीदारगंज विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। माननीय सुखदेव राजभर जी के आने से मैं पूरे पूर्वांचल में कह रहा हूँ, राजभरों का जो वोट है पूरा मोटिवेट हो चुका है सपा की तरफ से। मैं हर विधानसभा की गारंटी लेता हूँ, कम से कम 10 से 15 हज़ार वोट हर विधानसभा में माननीय सुखदेव राजभर जी के नाते सपा को मिलेंगे। जी, अगर मान लीजिए तो पार्टी नेतृत्व फैसला करता है, अगर माननीय श्री कमलाकांत जी को अगर यहाँ से मौका मिलता है तो क्या उम्मीद दीदारगंज विधानसभा के लोगों से? बहुत बड़ी उम्मीद है। माननीय कमलाकांत राजभर के को अगर टिकट यहाँ से मिलता है तो जनता यहाँ की जनता, दीदारगंज विधानसभा की जनता इस विधानसभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके माननीय कमलाकांत राजभर को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। और जीत का अंतर मैं बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 25 से 30 हज़ार वोटों से कमलाकांत राजभर जी अगर टिकट मिलेगा तो जरूर से जरूर यहाँ से इतने वोटों से विजयी होंगे। सपा में जाने की क्या वजह है? कमलाकांत राजभर उर्फ पप्पू, मैं माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विचार और उनके पिछड़ों की हक की लड़ाई
दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, उनके आदर्श, समाजवाद के आदर्श से प्रभावित होकर मैं सपा से माननीय अखिलेश यादव से प्रभावित हुआ। भविष्य में आप 2022 की चुनाव की तैयारी किस तरह से करेंगे? भविष्य में हमारी तैयारी अभी तो बिल्कुल बजा शुरुआत हुई है। आगे देखिएगा, तैयारी तो आपको दिखेगी, तैयारी हम लोग की सामने आएगी। और पार्टी से टिकट मिलने की कितनी संभावना है? भाई पार्टी के लिए हम इसलिए टिकट लिए नहीं, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर उनसे ज्वाइन किया, जो भी वो जिम्मेदारी हमें देंगे उसको हम निर्वहन करेंगे। सर आप बसपा से विधायक माननीय सुधीर राजभर जी के चुके हैं, क्या वजह हुई कि आप बसपा से लड़कर समाजवादी पार्टी से हम वही बता रहे हैं कि हम माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक पिछड़ों की लड़ाई, हक की लड़ाई के लिए हम उनसे प्रभावित होकर हम सपा की तरफ प्रभावित हुए। क्या आपको क्या लग रहा है कि बसपा भी तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के आई है राजनीति में, क्या आपको लग रहा है कि बसपा कमजोर पड़ रही है? नहीं, बसपा अपने मूवमेंट, जो बसपा का मूवमेंट तो उससे भटक गई मूवमेंट, इसलिए मैं जी बसपा अपने मूवमेंट से भटक गई है। और इस बार आपकी पार्टी क्या लक्ष्य, क्या टारगेट रख रही है, कहाँ तक संभावना, कितनी सीटें आपकी निकलेंगी उत्तर प्रदेश? आज बलिया पुलिस ने 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। बता दें कि थाना हल्दी जनपद बलिया पुलिस द्वारा एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 141 सीसी बोतल में कुल 67 लीटर अंग्रेजी नया शराब बरामद किया है और साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देश पर अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दी पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ द्वारा जनपद में अवैध बस स्टैंड, बस स्टॉपों की रोकथाम में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के रोडवेज ट्रांसपोर्ट यूनियन प्राइवेट बस चालकों, परिचालकों तथा संचालकों की गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में उपस्थित बस चालक, परिचालक एवं संचालकों को निर्देशित किया गया कि बसों को निर्धारित बस स्टैंड, स्टॉप पर ही रोककर सवारियां बिठाएं व उतारें। निर्धारित बस स्टैंड, बस स्टॉप के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर रोककर सवारियां न तो बैठाएं और न ही उतारें, जिससे मार्ग अवरुद्ध होने, जाम की समस्या, सड़क दुर्घटना, चेन स्नैचिंग, छेड़खानी, पॉकेटमारी आदि घटना घटित न हो सके। प्रायः यह देखा जाता है कि बस चालकों द्वारा वाहन को निर्धारित स्थल को छोड़कर मुख्य चौराहा व भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर बस रोककर सवारियां बैठाई व उतारी जाती है, जिससे सड़क दुर्घटना, यातायात प्रभावित होना, मार्ग अवरुद्ध होने, जाम की समस्या, चैन स्नैचिंग, छेड़खानी, पॉकेटमारी आदि घटनाएं घटित होती रहती हैं। उक्त घटनाओं के रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गोष्ठी में यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई व नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया और बताया गया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर बस चालकों एवं संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना दादरी पुलिस द्वारा आज जू 1 व जू 2 रोड पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगने के कारण वह घायल हो गया, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य अभियुक्त को कामिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है तथा बदमाशों का एक साथी मौके से ही फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार काम भी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे, मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त रस्सी, थाना सेक्टर 49 क्षेत्र से लूटा गया मोबाइल फोन व थाना दादरी क्षेत्र में लूटी गई अर्टिगा कार भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया, जिसके बाद वह फरेंदा तहसील क्षेत्र के ब्रिजमनगंज ब्लॉक स्थित GS नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुना और बाढ़ पीड़ित लगभग 500 लोगों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में बाढ़ से बचाव के लिए 23 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जिससे बाढ़ राहत बचाव में काफ़ी मदद मिली है। बाकी परियोजनाओं का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाढ़ राहत के लिए पहले से ही जिला प्रशासन को संसाधन और धन उपलब्ध करा दिए गए थे। बाढ़ राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में उपलब्ध है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राशन व आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन से कहा गया है कि 3 दिन के अंदर हर ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी की तैनाती करते हुए हर एक पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित कर दी जाए। से अगर किसी पीड़ित परिवार की मृत्यु हो जाए बाढ़ के कारण, उसको तत्काल वहां पर राहत, उस परिवार को राहत देने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध हो जाए।
यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी ऐसे किसान के लिए अगर वह इस आपदा की चपेट में आता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान को और बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा की सुविधा उसको तत्काल उपलब्ध करा करके राशि प्रभावित पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो जाए। किसानों के पशुधन को अगर नुकसान होता है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, मुर्गी है, आपदा के कारण अगर उसे नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है, तो उन्हें भी आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी पीड़ित परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आकर के क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे 95,000 रुपये, कच्चा मकान है तो उसको उसी अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने, नदी की धारा में आकर के अगर कोई मकान समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस परिवार को आवास उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। ये भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बाढ़ और बरसाती जल के कारण भारी पैमाने पर फसल को नुकसान हुआ है, इसका समय से सर्वेक्षण करवा करके सभी किसानों को समय से इसका मुआवजा भी मिल जाए, इसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको सतर्क रहना होगा भी, क्योंकि बरसात का पानी अब धीरे धीरे अभी घट रहा है, बाढ़ का पानी भी घट रहा है, लेकिन इसमें सावधानी इसी में बरतने की आवश्यकता है। सावधानी इस रूप में कि इसके बाद इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, ये तमाम प्रकार की बीमारियां आने की संभावना रहती है। 5 तारीख यानी कल से एक विशेष अभियान हरेक जनपद में प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सीनियर अधिकारी भी हर जनपद में पहुंच रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में हरेक जगह स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, छिड़काव का, लोगों को शुद्ध पेयजल या पानी गर्म पी करके लोग सेवन करें,